बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर हमारा है 44 और सिक्योरिटी ऑपरेशंस डोमेन है और सिक्योरिटी ऑपरेशंस डोमेन नंबर 7 यानी सेकंड लास्ट डोमेन हमारी और लेक्चर नंबर 5 है उसका। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम जो सा है एस एल एस तक पढ़ लिया था। अब एस एल एस से आगे चलते हैं रिसोर्स प्रोटेक्शन। ठीक है, रिसोर्स प्रोटेक्शन टॉपिक का नाम है और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, जो रिसोर्सेज है, ठीक है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस आर फोकस टू प्रोटेक्ट वैल्यूएबल एसेट। वैल्यूएबल एसेट, अगर आप में से किसी ने क्लैश ऑफ क्लैंस खेली हो तो आप लोगों को पता है कि सबसे वैल्यूएबल एसेट्स कौन सा आपका टाउन हॉल होता है। ठीक है, इस साइंटिस्ट ने अपना टाउन हॉल गलत रखा हुआ है। और उसके बाद जो है आपके ये जो रिपोजिटरीज हैं जिधर आपके ये जो एक्साइलर और गोल्ड वगैरह इकट्ठे होते हैं, आप इनको एक ऐसी लोकेशन पे रखते हैं जहाँ पे कोई अटैक करके सारे के सारे नहीं को लेके जा सकता। गेम स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखे जाए तो अगर वो इसे अटैक करता है तो सबसे पहले इससे ब्रेक इस चीज़ को ऑक्यूपाई करेगा, इसको ऑक्यूपाई करेगा, फिर उसके बाद 2 वॉल्स तोड़ के इधर जाएगा इधर जाएगा। कोई एक वॉल तोड़ के वो सारे के सारे रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता। उसने आइसोलेशन की हुई है, एक लिहाज से उसने बहुत अच्छा किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह सिक्योरिटी ऑपरेशंस में एज अ सिक्योरिटी मैनेजर या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर या हेड ऑफ सिक्योरिटी जो भी है, ठीक है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस आर फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग द वैल्यूएबल एसेट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके वैल्यूएबल एसेट्स कौन से हैं। ठीक है, विच एसेट्स आर ट्रूली वैल्यूएबल। कुछ गेम्स के अंदर लोगों का ट्रूली वैल्यूएबल एसेट होता है ये। ठीक है, कुछ लोग जो हैं अपनी एक्स बॉस को बहुत प्रोटेक्टेड रखते हैं क्योंकि अगर वो गेम के शुरू में ही मारी जाए तो फिर काम खराब हो जाता है। ठीक है, इसी तरह इन्फर्नो टावर्स को लोग प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, आज मैं क्लैश ऑफ क्लैंस बोल रहा हूँ। ठीक है, आप में से जिन्होंने नहीं खेली हुई उनसे माजरत है। ठीक है, विच एसेट्स आर ट्रूली वैल्यूएबल, कौन से एसेट्स आपके लिए ट्रूली वैल्यूएबल है। अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन में है तो क्या चीज़ आपकी है। अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर है तो आपका गेम कोड है। अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी है, गूगल है, तो गूगल का जो सोर्स कोड है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी उसका कॉपीराइट मटेरियल और ट्रेड सीक्रेट आपसे कह सकते हो। ट्रेड सीक्रेट इज अ बेटर वर्ड। एसेट ओनर्स आइडेंटिफाई अ वैल्यूएबल एसेट। आईटी डिफाइन नहीं करती है एसेट के वैल्यूएबल एसेट्स क्या है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। आईटी कहते हैं हाँ जी ये सबसे क्रिटिकल है। नहीं जी, ये क्रिटिकल नहीं है, एसेट ऑनर बताएगा। अगर मार्केटिंग है तो मार्केटिंग वाले बताएंगे उनका कौन सा डाटा है। अगर डेवलपमेंट वाले हैं तो डेवलपमेंट वाले बताएंगे उनका सबसे वैल्यूएबल एसेट कौन सा है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद टेंजिबल वर्सेज इनटेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल एसेट्स क्या? फिजिकल। ठीक है, आपका कंप्यूटर एक टेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट्स क्या हो सकते हैं? नॉन फिजिकल कोई भी चीज़ हो, कंपनीज रेपुटेशन। ठीक है, ये एक इनटेंजिबल एसेट है। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल एक बैंकिंग एप्लीकेशन है, बैंक है, और वो हर चौथे दिन हैकर्स के हाथों जलील हो रहा होता है बेचारा, तो उसकी जो फिजिकल जो एसेट्स हैं वो चोरी नहीं हो रहे होते, मगर जो नॉन फिजिकल एसेट्स हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, वो चोरी हो जाते हैं। नहीं रेपुटेशन, तो आप उस बैंक में बैंक अकाउंट नहीं खुलवाओगे। ठीक है, अच्छा, फिर एसेट्स के अंदर फिर फर्दर डिटेल के अंदर जो है प्रोटेक्टिंग द फिजिकल एसेट्स। सबसे पहले आपने फिजिकली प्रोटेक्ट करना है उसमें। उसके अंदर आपकी कंपनी के कंप्यूटर हो सकते हैं। मोस्टली अनफॉर्चुनेटली CISSP आपसे कंप्यूटर की बात करी क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है, तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में कंप्यूटर्स है। तो IT डिपार्टमेंट इज ऑफन प्लेइंग बोथ एन ऑनर एंड अ कस्टोडियन रोल अदा कर रहा होता है कि तमाम जो कंप्यूटर्स हैं वो किस किस के, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज आर्किटेक्चर के को किस तरह कंपनी का IT डिपार्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसी सिचुएशन में कंपनी का IT डिपार्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है और मार्केटिंग वाला उससे सर्विसेज बाय कर रहा होता है। अगर मार्केटिंग को 10 कंप्यूटर चाहिए तो वो उन्हें पे करता है और वो उन्हें 10 कंप्यूटर दे देता है। मार्केटिंग की जिम्मेदारी है। ठीक है, सम टाइम इट फॉल्स अंडर फैसिलिटीज रिमिट। मगर अगर आपके लैपटॉप्स या ये मोबाइल फ़ोन है या जो टैबलेट हैं जो कंपनी ने इशू किए हुए, वो कोई बंदा प्लेन में छोड़ के आ जाए तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैसिलिटीज़ वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, मगर IT को उसके अंदर भी फिजिकल एसेट्स को रिमोटली वाइप की फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो प्रोटेक्टिंग द फिजिकल एसेट्स हो गया। फिर उसके बाद फैसिलिटीज़ कि IT सिस्टम रन नहीं कर सकता या सिक्योरिटी सिस्टम रन नहीं कर सकता विदाउट HVAC कंट्रोल और बायोमेट्रिक सिस्टम और तमाम चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर रिक्वायर्स एन अप्रोप्रिएट फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, कि अगर आपका हार्डवेयर सिस्टम, आपने दुनिया की बेस्ट फायरवॉल लगा लिया, मगर कोई जाके उसे कंसोल कर सकता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जिसमें आप कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, CIA ट्राइट आपको याद हो हमने डिस्कस किया था बहुत पहले। ठीक है, अब तो भूल भी गए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट के अंदर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन शुड कीप इन माइंड द मीडिया इंक्लूडिंग द सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज हार्ड कॉपी। कि जो मीडिया है, जो मीडिया के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है, इधर वो USB हो सकती है, CD-ROM हो सकती है, हार्ड ड्राइव हो सकती है, सर्वर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या हार्ड कॉपी जो प्रिंटेड फॉर्मेट के अंदर नेटवर्क डायग्राम पड़ी हुई है। प्रिंटेड फॉर्मेट में किसी ने अपनी एक्सेल शीट के अंदर यूजर ने पासवर्ड रखे हुए। ठीक है, ओरिजिनल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर मीडिया शुड बी कंट्रोल थ्रू द सॉफ्टवेयर लाइब्रेरियन। अगर ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं उसकी लाइब्रेरी होनी चाहिए और वो लाइब्रेरियन के थ्रू होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो बिजनेस मॉडल है वो कितना बड़ा है। ठीक है, अगर आप
हर महीने एक नया सॉफ्टवेयर निकाल रहे हैं तो ज़ाहिर आपको लाइब्रेरियन की ज़रूरत है। इसका मतलब साल में 12 सॉफ्टवेयर आप निकाल रहे हैं और फिर आपके फर्दर पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो और निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े लाइब्रेरी सिस्टम की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, इसी दौरान जो सा है अभी डाटा सेंटर पे बात करते हुए अब हमने ना एकदम जो सा है हम यानी इतनी सी लेयर को हम वो पढ़ रहे थे, एकदम हमने ये डाइव ले लिया। ठीक है, आपके लिए पढ़ना इतना लाजमी नहीं है। डाटा सेंटर्स जो उनसे हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसे हम फैसिलिटीज़ कहते हैं, तो डाटा सेंटर की डिफरेंट किस्म की सर्टिफिकेशंस होती है, मेरे ख्याल में मैंने आगे डिस्कस किया हुआ है। उसमें डाटा सेंटर के टीयर लेवल होते हैं। ठीक है, टीयर लेवल 1 हो गया, टीयर लेवल 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ डिलीवरी पाथ्स, ठीक है, उस बिल्डिंग तक पहुंचने में, डाटा सेंटर में पहुंचने के लिए कितने पाथ्स होने चाहिए। टीयर 4 डाटा सेंटर पे 2 पाथ्स होते हैं। यूटिलिटी एंट्रेंस, ठीक है, कि बिजली कौन सी है उसकी फीड कितनी आ रही है। टीयर 1 टीयर 2 के अंदर जो है सिंगल फीड आ रही है, दूसरे में ड्यूल फीड होगी और तीसरे में ड्यूल फीड विद डिफरेंट यूटिलिटी सबस्टेशन के 2 सबस्टेशन से आ रही हो। ठीक है, इसी तरह साइट स्विच गियर हो गया। जनरेटर फ्यूल कैपेसिटी जो सी 24-72 घंटे 96 घंटे के लिए, पाकिस्तान में इसको 4 से ज़रब दे ले मेरे ख्याल में। ठीक है ना, तो ये तमाम चीज़ें जो सी है काफ़ी क्रिटिकल है। ठीक है, ये डाटा सेंटर की टीयर लेवल्स आ जाती हैं कि आपकी फैसिलिटी कितनी सॉलिड है, फैसिलिटीज़ जो सी है ये आपकी डाटा सेंटर का लेवल कितना सॉलिड है। ठीक है, तो उसके बाद जो है डाटा सेंटर की डिफरेंट किस्म की सर्टिफिकेशंस हैं। ठीक है, TR 942 मोस्टली टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड है कि केबलिंग वगैरह किस तरह होनी चाहिए। इस तरह EN 56,000 के भी काफ़ी सारे हैं, टेली कम्युनिकेशन, फिजिकल सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इसी तरह ऑपरेशनल सिक्योरिटी के इर्द गिर्द भी बहुत सारी रिकमेंडेशन सर्टिफिकेशन वगैरह हैं जो कंपनीज करती हैं। ठीक है, यानी ये एश्योरेंस कंट्रोल है SAS70 के। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप कभी भी डाटा सेंटर की फील्ड के अंदर जा रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए इन चीज़ों का। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें जो सी है इसमें बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CISSP, मगर मैंने कहा थोड़ा सा अंदाज़ा दे दिया जाए, एक दफ़ा नज़र मार लीजिएगा इन तमाम चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एसेट्स। ठीक है, एसेट आपका जो सा है वो डाटा आपका एसेट है और वो जो सा है आपका रिमूवेबल मीडिया के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप यूरोपीय यूनियन के अंदर है तो आपको आजकल पता हो यहाँ पे GDPR की बात हो रही है। ठीक है, और वो जो सेफ हार्बर का जो कॉन्ट्रैक्ट था यूरोप और अमेरिका के दरमियान वो वॉइड हो चुका है किसी फेसबुक के ऊपर के डाटा पे को फटा हुआ था। तो उस पर एक स्टूडेंट था लॉ का, वो केस ले गया था यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है, और उन्होंने फिर लेजिस्लेशन दिया कि ये सेफ हार्बर इज़ रबिश। तो अब सेफ हार्बर 2 की बात कर रहे हैं। GDPR का आप लोगों को खुद पता है। ठीक है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो आ रहा है। ठीक है, तो उसमें कंपनीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूज़र की कंसेंट के किस किस्म का आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और डाटा को पर्च कर रहे हैं, डाटा रिटेंशन क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं यानी। तो बहुत सारी कंपनीज जो यूरोप के अंदर है बड़े हैवीली जो सी GDPR के ऊपर काम कर रही हैं, क्योंकि मई 2018 के अंदर ये लागू हो जाएगा, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो रिमूवेबल मीडिया, प्रोवाइडिंग यूजर्स इंक्रिप्टेड रिमूवेबल मीडिया, व्हाट इफ़ आई डोंट। ठीक है, कि आप अपने यूज़र्स को इंक्रिप्टेड रिमूवेबल मीडिया दें। उसकी वजह क्या है कि अगर आप उन्होंने कोई डाटा कॉपी करना, और मैं आई कांट सी एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास जो सा है एक बंदे ने डाटा USB में कॉपी ना करना हो। ठीक है, अगर नहीं करने दोगे तो ईमेल कर देगा, अगर वो भी नहीं करने दोगे घर से USB ला के लगा देगा। ठीक है, तो जितनी रेस्ट्रिक्शंस आप लगाते जाओगे वो कुछ और कर लेगा, वी ट्रांसफ़र कर लेगा, बीमिट, जस्ट बीमिट। ठीक है, एक वेबसाइट है जस्ट बीमिट, जस्ट बीमिट। ठीक है, एक PC से बैठ के मैं डाटा अपलोड करता हूँ, दूसरे PC पे जाके वही URL खोलता हूँ, कॉपी हो जाता है, उसके बाद फारिग हो जाता है, डाटा वहाँ पे पड़ा नहीं होता, वी ट्रांसफ़र में पड़ा रहता है। ठीक है, तो प्रोवाइड एनक्रिप्टेड रिमूवेबल मीडिया यूज़र को दें। अगर आपका यूज़र खुदा न खास्ता वो घुमा देता है तो वो उसको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट नो व्हेन द इंफॉर्मेशन इज लिविंग द एंटरप्राइज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट नो इफ इंफॉर्मेशन इज ब्रीच्ड। ठीक है, और यूज़र हैव अ लिटिल इंसेंटिव टू रिपोर्ट ब्रीचेस। के एक यूज़र उसने कॉपी किया USB से लेके चला गया। ठीक है, USB ट्रेन में गिरा दी। ठीक है, गो के इन चीज़ों के अराउंड सोल्यूशंस हैं हमारे पास, DLP कंट्रोल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मगर फर्स्ट स्टेप ये है कि यूज़र को इनक्रिप्टेड रिमूवेबल मीडिया दे दे। मैंने ये चीज़ ओवर द पैसेज ऑफ माई एक्सपीरियंस देखी है कि अगर आप यूज़र को रोकना शुरू कर देते हैं ना, ठीक है, अब सिक्योरिटी की जो सी है ये अब तो 3-4 साल हो गए ये बात कहते हुए CISOs को और कंपनी के सिक्योरिटी हेड्स को, कि अब जो है सिक्योरिटी शुड नॉट बी सीन एज अ बैरियर फॉर द यूज़र्स। कि यार अगर एक यूज़र आपके पास आता है कहता है यार मैं स्काइप यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं जूम यूज़ करना चाहता हूँ, या अपना एक कोई भी कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहता हूँ, अगर IT उसे ब्लॉक करेगी और उसको कोई अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव नहीं देगी तो वो यूज़र वुड एंड अप बाइंग समथिंग एल्स, डूइंग समथिंग एल्स, वो अपना काम कर लेगा। ठीक है, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि IT जो है वो सिक्योरिटी इन्हेंस करे, यूज़र की कॉन्फिडेंस दे और
टेल देम कि भाई तुम्हारी हम जो से हैं तुम लोगों को पिनलाइज नहीं करेंगे इस तरह की बातों से। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैसेज क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो इंसेंटिव नहीं है सपोर्ट ब्रीच का, अगर किसी के पास यूएसबी थी, यूएसबी गिर गई और वो इनक्रिप्टेड नहीं थी, वो नहीं बताएगा, ठीक है। मुझे पता है मेरे एक दो दोस्तों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि उनके पास कोई किसी बंदे के हाथ में काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स थे और उससे यूएसबी गिर गई और वो उसने रिपोर्ट नहीं की। एनीवे, द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट डाटा लॉस प्रिवेंशन कैपेबिलिटी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन डाटा लॉस प्रिवेंशन कैपेबिलिटीज इंप्लीमेंट करती हैं। मॉनिटर रिस्ट्रिक्ट द यूएसबी, कुछ कंपनीज जो सी हैं वो एक्सटर्नल इंटरफेसेस जो से ब्लॉक कर देती हैं। मैंने एक जगह पे एक बंदे को, एक बड़े क्रिटिकल ऑपरेशंस था, वहाँ पे उसने जो यूएसबी इंटरफेस थे डिसेबल तो किए हुए थे, उसके अंदर ना उसने एल्फी या समद बॉन्ड टाइप की चीज़ गिरा के उसे बिल्कुल ही फारिग किया हुआ था। कहता सर ये कंट्रोल्स बाईपास हो सकते हैं, उसके नज़दीक तमाम कंट्रोल्स बाईपास हो सकते हैं। तो उसने फिजिकली काम ख़राब किया था अंदर। पहले तो उसने उसके अंदर से केबल अनप्लग की हुई थी, उसने कहा इससे भी नहीं काम होता, उसने फिर ये किया हुआ था, ठीक है। मॉनिटरिंग डीवीडीज, ब्लू रेज एंड अदर राइटेबल डिस्क ड्राइव्स, कि आप अव्वल तो ये डिस्क राइटेबल ड्राइव्स देना, अगर दे रहे हैं तो फिर उस पर लॉग इन्वेंट्री चेक रखें। सिक्योर रिमूवेबल मीडिया सोल्यूशन विच इंक्लूड्स इंक्रिप्शन, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन हो सकती है। मॉनिटरिंग लॉगिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर टू द मीडिया, कि आपको पता हो क्या चीज़ मीडिया पे राइट की गई है। अब बहुत सारे टूल्स इस टाइम मार्केट में मिलते हैं जो बताते हैं कि कब यूएसबी प्लग इन हुई, कौन सी फाइल यूएसबी में ट्रांसफर हुई, कौन सी यूएसबी से एग्जीक्यूट हुई, कौन सी यूएसबी से सिस्टम पे कॉपी, ये तमाम चीज़ें अब लॉग हो जाती है। बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में जो ये अब चीज़ें देते हैं, ठीक है। द रिमोट वाइप कैपेबिलिटी इफ रिक्वायर्ड, कि अगर आपके पास कोई डिवाइसेस हैं जिसको आप रिमोटली वाइप करना चाहते हैं। जियो लोकेशन कैपेबिलिटी, के ये फाइल अगर पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री से खुल रही है तो वो ओपन ही ना हो, यूएसबी में पड़ी होगी, वो ओपन ही नहीं होगी, ठीक है। अब तो ये मेरे ख्याल में ऑफिस का आरएमएस सिस्टम, जो राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम है आरएमएस, वो भी आपको ये सर्विसेज देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आर्काइविंग एंड ऑफलाइन स्टोरेज, ठीक है। आर्काइविंग और बैकअप, आर्काइविंग और बैकअप दो क्रिटिकल चीज़ें हैं, दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने ऑफलाइन स्टोरेज का मतलब बैकअप्स आर प्राइमरी यूज फॉर ऑपरेशनल रिकवरी। बैकअप क्यों किया करते हैं? मुझे अपने डाटा का बैकअप करना है, कल को ये डाटा उठ जाए तो मैं इसको रिस्टोर कर सकूं, ठीक है। रेगुलरली होता है, हर रात को होता है, हर हफ्ते को उस टेप में हो जाता है, उससे अगले हफ्ते या 4 हफ्ते के बाद टेप एक स्टोरेज फैसिलिटी में चली जाती है और वो उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है, रेगुलरली प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब आर्काइव क्या है? हिस्टोरिकल प्रोसेस बट नॉट इन अ कॉन्टिन्यूअल यूज़, हर वक्त यूज़ नहीं हो रही होती, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही होती, ठीक है। यानी मेरे पास 5000 ईमेल हैं जो 5 साल पुरानी है, मैं उन्हें उठा के आर्काइव में डाल देता हूँ। वो बैकअप का पार्ट नहीं होगी, आर्काइव का होगी। उसकी वजह क्या होती है, ठीक है। आर्काइविंग और बैकअप दोनों प्रोसेसेस रन होने चाहिए, उसकी 2-3 रीजंस होती है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये मेरा डाटा है, इसको मैं बैकअप करता हूँ, ठीक है। फिर अगले दिन दोबारा इसको बैकअप करता हूँ, ये 10 GB का डाटा है, ठीक है। फिर 10 GB का डाटा है, फिर 10 GB का डाटा है, ठीक है। हर महीने 1-1 GB बढ़ जाता है, 13 GB, पहले 10 GB, फिर 11 GB, फिर 12 GB, कुछ अर्से के बाद ये टेराबाइट्स का डाटा बन जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ यार इस डाटा के अंदर इतना डाटा ऐसा है जो मैं हर वक्त यूज़ नहीं करता, क्यों ना मैं इसको उठा के आर्काइव कर दूँ, ठीक है। ये एक दफ़ा बस आर्काइव हो गया, सॉर्ट ऑफ बैकअप। बाकी ये जो 2 GB है ये हर महीने हो रहा है। अब ये 2 GB जो सा है, ये 2 GB हुआ, 2.1 हुआ, 2.3 हुआ, या 3 GB हो गया, 4 GB हो गया, 5 GB हो गया, 5 GB 10 GB का हुआ, फिर दोबारा इसमें से कुछ ऐसा यूज़ था जो कॉमनली यूज़ नहीं था, उसे आर्काइव कर दिया, ठीक है। इसलिए बैकअप साइज आपका छोटा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस बैकअप रिटेन टू सपोर्ट अ नियर टाइम बिजनेस कंटिन्यूटी, आर्काइव डाटा रिटेन फॉर अ लॉन्ग टर्म फॉर कंप्लायंस, रिसर्च, लीगल पर्पस के लिए, ठीक है। ये IBM की स्लाइड है, उसमें भी कुछ इस तरह की ही रिकवरी प्रोसेस एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी बुक ने थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग स्टाइल से बताया था। आर्काइव एक ऐसी चीज़ होती है, इस तरह आप अपनी ईमेल्स आर्काइव कर देते हैं, ठीक है, 1 साल पुरानी ईमेल, ताकि आपकी वो PST फाइल का साइज़ ना बढ़े। वो पुरानी बातें होगी, अब आजकल ऑफिस 365 के साथ आपको कोई मसले नहीं होते। मेरा आर्काइविंग, कुछ कंपनीज के अंदर आर्काइविंग सोल्यूशन होते हैं। माइमकास्ट एक एग्जांपल है जो आर्काइविंग सोल्यूशन, सिमेंटिक भी मेरे ख्याल में आर्काइविंग सोल्यूशन देते हैं। कल को लीगल को, अगर लीगल के पास को लिटिगेशन केस आया हुआ है कि भाई ये जो काशिफ था इसके साथ कोई लीगल इशू है और उसने जी कंपनी को सू किया, हमें उसकी ईमेल्स देखनी है, ठीक है। तो आपको लीगली यू आर बाउंड टू दिखानी पड़ेंगी अगर आपने आर्काइव की हुई। अगर आपने आर्काइव नहीं की फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर उसके अंदर डिफरेंट सिचुएशंस हो जाती हैं। हम लीगल नहीं पढ़ रहे मगर एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। तो आर्काइविंग सोल्यूशन ये होता है, जितनी ईमेल आई और गई होती है ना कंपनी में, एक सिस्टम में पड़ी होती है और उस पर सिर्फ लीगल के लोगों को एक्सेस होती है और वो उसमें सर्च कर सकते हैं, वर्ड बाय सर्च कर सकते हैं। अब बैकअप्स में आप यूँ नहीं सर्च कर सकते, ठीक है, ईमेल्स को सर्च किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद क्लाउड एंड वर्चुअल स्टोरेज है। अब क्लाउड के ऊपर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, जिनमें से मोस्ट कॉमन जो है एक अमेजोन है और एक माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड है।
सिक्योर है, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रोफेशनल के प्रोस्पेक्टिव से मेड फॉर मैनी डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज के जो क्लाउड स्टोरेज है, वर्चुअल स्टोरेज में बाद में जाएंगे, क्लाउड स्टोरेज मेन टॉपिक है कि डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स है, ठीक है, बट स्टिल एक्ट एज वन, एक वन नजर आ रहा होता है, डिफरेंट किस्म के सोल्यूशन है नीचे। हाईली फॉल्ट टॉलरेंस है थ्रू रिडंडेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा के दो मल्टीपल जोन्स बने हुए होते हैं, एक डाटा यहाँ जा रहा है वो रेप्लिकेट हो गया यहाँ पर भी पड़ा होता है, खुदा न खास्ता ये जोन डाउन हो गया यहाँ पर होता है। टाइप ऑफ ड्यूरेबिलिटी चेक कर रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और अमेजोन के अंदर इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, 1 GB to 1 TB। अब इससे ऊपर चले जाए तो S3 बकेट्स आ गई, ठीक है, जिसमें 5 TB ऑफ डाटा है, मगर ड्यूरेबिलिटी चेक करें कितनी होगी। फिर उसके बाद अमेजोन ग्लेशियर, लॉन्ग टर्म आर्काइव, लो कॉस्ट पर गीगाबाइट, बहुत बहुत रेयर, मेरे ख्याल में 0.01 सेंट पर गीगाबाइट है, ठीक है। मगर इसको रिस्टोर करना ऐसा नहीं है कि आपने राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया है, सर्च कर लिया, इसको रिस्टोर करना पड़ता है S3 बकेट में, फिर यहाँ से आप कॉपी करते हैं, ठीक है। तो हाईली ड्यूरेबल थ्रू द क्रिएशन ऑफ वर्जन कॉपीज़, बहुत ड्यूरेबल है, और वर्जन कॉपी भी बना सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। ये क्लाउड के अंदर जो स्टोरेजेस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं, और उसमें कोई रियल टाइम मैंने एग्जांपल भी दे दी, हालांकि CISSP इज़ नॉट अ वेंडर स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन। अच्छा, उसके बाद ऑल लुक्स गुड, सो व्हाट सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम। तो क्लाउड में अगर डाटा स्टोर किया हुआ तो मेरे लिए क्या मसला है, सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए मसला, और इसमें 4 पॉइंट आपकी बुक ने उठाया और दे आर ब्रिलियंट, ठीक है। व्हेन डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इट इज स्टोर्ड एट मल्टीपल लोकेशन, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर फिर एक लिटिगेशन इशूज भी आ सकता है कि भाई अगर आप यूरोपियन कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपका डाटा सारे का सारा यूरोपियन सर्वर्स पे पड़ा हो, तो इसका सोल्यूशन निकाल दिया आप लोगों का। अमेजोन कहता है आप बताओ अपने दुनिया में किस डाटा सेंटर में डाटा रखना है, हम आपको वहाँ रखवा देंगे। अगर आप सिंगापुर में रखोगे तो $1 पर टेराबाइट देना पड़ेगा, अगर यूरोप में रखोगे $1.5 पर टेराबाइट देना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी, आपका सस्ता सोल्यूशन लेना चाहते हो, महंगा सोल्यूशन लेना चाहते हो, अगर आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको महंगा लेना पड़ेगा, ठीक है। मगर वो कहते हैं ये तो हो गया, इंक्रीज द रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड फिजिकल एक्सेस टू द डाटा। इसके लिए फिर अमेजोन या बाकी जो एज्योर है वो बहुत सारी सर्टिफिकेशन, फिजिकल सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन देती हैं, आपको बताती हैं कि यार हम लोगों ने न्यूक्लियर बंकर में रखा हुआ है, बंदों के पास एक्सेस नहीं है, हर चीज़ लॉक्ड है, कंट्रोल्ड है। फिर आपको ISO की या PCI की या जो भी सर्टिफिकेशन उन्हें चाहिए होती है वो ले लेते हैं, ताकि वो आपके क्लाइंट को दिखा दे, और क्लाइंट अगर वो बैंकिंग एप्लीकेशन चला रहा है, कुछ और चला रहा है, तो अमेजोन को यूज़ कर सकता है एज अ क्लाउड प्रोवाइडर। A risk of unauthorized access to the data can mitigate through the use of encryption। तो आप encryption यूज़ कर सकते हो, अगर वो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसने सर्टिफिकेशन दिखा दी हैं फिर भी आप डाटा को encrypt कर लें, विच कैन बी अप्लाई टू द डाटा एज पार्ट ऑफ स्टोरेज सर्विसेज, ठीक है, ऑन प्रीम इक्विपमेंट पे भी, कि भाई डाटा जो सा है वो फिजिकल अनऑथराइज फिजिकल एक्सेस से बचाने के लिए, कि अमेजोन का कोई 2 नंबर एम्प्लॉय हो वो किसी के साथ मिला हो तो वो ये कर सकता है। अच्छा, फिर है नंबर ऑफ पीपल विद एक्सेस ऑफ द डाटा कुड बी कंप्रोमाइज्ड, कि वो जितने लोगों के पास एक्सेस ऑफ डाटा उनमें से किसी को कंप्रोमाइज़ कर ले, तो उसके लिए आप इंक्रिप्शन कीज़ की सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। फिर अमेजोन आपको फैसिलिटी देता है, आप चाहते हो कि आप अमेजोन पे ट्रस्ट ही नहीं करते कीज़ रखना, तो आप अपने पास एक कीइंग सर्वर रख लो अपने ऑफिस के अंदर, जिसको आप कंट्रोल करें, कीज़ आपकी वहाँ पड़ी है, डाटा आपका वहाँ पड़ा है, जब तक ये दोनों चीज़ें मिलेंगी नहीं आपका डाटा नहीं खुल सकता, ठीक है। ये दोनों प्रोसीजर्स हो सकते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ नेटवर्क ओवर विद द डाटा ट्रेवल्स, कि आप यहाँ से डाटा निकाल ट्रैवल करके वहाँ पे थ्रू द VPN अमेजोन पर चाहते हैं, तो ये एक नेटवर्क को छोड़ के दूसरे नेटवर्क की तरफ जा रहा है, तो रास्ते में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कहीं पे हैकर जो है उसको डाटा को ले के जा सके, मगर वो भी इंक्रिप्शन के ज़रिए आप हल कर सकते हो। फिर अगला पॉइंट आ जाता है व्हेन यू आर शेयरिंग द स्टोरेज। आप जो है फिजिकली तो स्टोरेज ऐसी होती है ना, और इसके अंदर वर्चुअल कंटेनर्स बने हुए हैं, ठीक है। एक उन्होंने उर्दू IT अकेडमी को दिया हुआ है, एक कोई XYZ फर्म को दिया हुआ है, एक LMN फर्म को दिया हुआ है, ठीक है। फ्रंट एंड पे तो आपको यूँ नज़र आएगा कि ये एक डेडिकेटेड स्टोरेज है, कि उर्दू IT अकेडमी की एक स्टोरेज है, इनकी एक स्टोरेज है, मगर बैक एंड पे तो सारे के सारे एक पूल का पार्ट होते हैं ना, ठीक है। तो कोई बग आ गया, फॉल्ट इक्विपमेंट हो गया, कोई हैकिंग एक्टिविटी होगी, तो डाटा जो सा है, जो बंदा इस डाटा का ऑनर है वो एक्सीडेंटली जो है इस डाटा का भी ऑनर हो सकता है, इसका भी बन जाता 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 है। और अक्सर हम देखते हैं कि इवन अमेजोन के ऊपर भी जब आपने सर्विसेज लगाई होती है तो अमेजोन उसकी पैचिंग कर रहा होता है, सिक्योरिटी पैचिंग कर रहा होता है। आई डोंट नो हाउ मेनी जीरो डे थ्रेट्स आर देयर आउट इन द वर्ल्ड वाइल्ड, ठीक है। द रिस्क अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ स्टोरेज, नॉट ओनली क्लाउड स्टोरेज। ये इशू सिर्फ क्लाउड स्टोरेज पे नहीं है, आपकी कंपनी के अंदर स्टोरेज की है, कि भाई खुदा न खास्ता कोई बग आया हो, HR के फोल्डर में IT वाला घुस जाए, IT वाले तो वैसे भी घुस सकते हैं, बाकी दूसरे मार्केटिंग वाला घुस जाए और वो तमाम फाइल्स देख ले, तो इस बिग इशू, ठीक है। रिस्क अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ स्टोरेज। तो इसके लिए आपके पास 2 सोल्यूशन है, इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट एंड इंक्रिप्शन एट रेस्ट, कि जब आपका डाटा वहाँ पे सिटिंग स्टेट के अंदर है, जब हार्ड ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है या डाटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो इंक्रिप्टेड हो, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, और जब इन ट्रांजिट हो तो फिर भी इंक्रिप्टेड हो,
ठीक है, इससे कहते हैं इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट, इंक्रिप्शन एट रेस्ट, या इंक्रिप्शन एट रेस्ट, इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट, जिस तरह भी कह लो, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये जो से 4 पॉइंट्स उन्होंने उठाए कि कोई फिजिकली एक्सेस कर ले या इंक्रिप्शन कीज़ कंप्रोमाइज़ कर ले किसी बंदे को, किसी बंदे के पास जिसको एक्सेस हो उस बंदे को कंप्रोमाइज़ कर ले। नंबर 1 फिजिकल एक्सेस कर ले, हार्ड ड्राइव निकाल के ले जाए। ठीक है, नंबर 2 बंदे को कंप्रोमाइज़ कर ले। नंबर 3 नेटवर्क ए से नेटवर्क बी की तरफ डाटा जा रहा है जो क्लाउड है उसकी तरफ से, या फिर जो वर्चुअलाइजेशन जो सॉफ्टवेयर है जो ये तमाम को सेग्रीगेट कर रहा है, लॉजिकल सेग्रीगेशन है ना, फिजिकल ये सेग्रीगेट तो नहीं हुआ हुआ। हालांकि अमेज़ॉन अब आपको ये सर्विसेज देती है, आप चाहते हो कि अमेज़ॉन के डाटा सेंटर के अंदर आपको ये रैक मिले और इसमें एक डेडिकेटेड सर्वर हो और डेडिकेटेड हार्डवेयर हो। वो काफ़ी महंगा सोल्यूशन पड़ता है, मगर आप स्टिल यू कैन बाय इट। अगर आप चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको ये मिल सकता है। इसके अंदर आपके सर्वर के ऊपर किसी और का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा, किसी और का गेस्ट होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल रहा होगा, आपका अपना जो सर्वर्स होंगे सिर्फ वही चल रहे होंगे इस हार्डवेयर के ऊपर। इस हार्डवेयर को कोई शेयर नहीं करेगा। ठीक है, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, मगर मसलन उसके अंदर कुछ लोगों ने ये कॉन्सेप्ट उठाया कि अगर ये उर्दू IT अकेडमी की ये स्टोरेज थी और उर्दू IT अकेडमी ये स्टोरेज छोड़ के चली गई, ठीक है, कल को कोई और कंपनी इस स्टोरेज को फिजिकल स्टोरेज को यूज़ करती है और इफ़ दे हैव एनी वे टू रिस्टोर द डाटा, तो वो उर्दू IT अकेडमी का डाटा रिस्टोर कर सकते हैं। क्योंकि अमेज़ॉन जो सी है, कोई एश्योरेंस नहीं है कि वो पर्च कर रही है डाटा को, किस किस्म की वाइपिंग कर रही है, किस स्टैंडर्ड की वाइपिंग कर रही है। ठीक है, आई नो देयर मस्ट बी अ सर्टिफिकेशन अराउंड इट कि अमेज़ॉन ने ली होगी, क्योंकि आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट इट, तो पॉसिबिलिटी है, मगर मैंने अभी तक देखा नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है वर्चुअल स्टोरेज। वर्चुअल स्टोरेज क्या कि आपके पास मल्टीपल वेंडर्स की स्टोरेज सॉल्यूशंस लगे हुए हैं। ठीक है, आप कहते हो यार डिस्पाइट ऑफ कि ये मल्टीपल वेंडर के सोल्यूशन है, एक वेंडर ए क्या है, एक वेंडर बी क्या है, एक वेंडर सी, वेंडर डी, आप कहते हो यार मैंने एक वर्चुअलाइजेशन लेयर बना दी, ठीक है, और वो इन तमाम के साथ काम करती है, और यहाँ पे जो मेरा यूज़र है उसको नहीं पता, उसने डाटा 10 GB का स्टोर करना, वो चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या यहाँ हो। ठीक है, इसको वर्चुअल स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, मैनेज बाय द सेंट्रलाइज कंसोल के सिस्टम एडमिन है, उसके पास एक कंसोल है, वहीं से उसे नज़र आ रहा है यहाँ पे 1 TB है, यहाँ पे 10 TB है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, 20, 30, 40, 45, 46, तो उसके पास, उसको नज़र आ रहा है उसके पास 46 TB का डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि बैक एंड पे एक स्टोरेज है, 2 स्टोरेज है, 3 वेंडर्स की स्टोरी है, IBM की स्टोरेज लगी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट की लगी, जिसकी मर्जी स्टोरेज लगी हुई है। ठीक है, उसको इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इसको कहते हैं वर्चुअल स्टोरेज। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे वेंडर्स जिस टाइम मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, जिस तरह ये स्टोरेज वर्चुअल स्टोरेज सेंटर जो सा बना हुआ है, और बैक एंड पे जो सी है वो जितनी मर्जी स्टोरेज हो, और ऊपर जो सा डाटा है और उसका SLAs के हिसाब से हमने, ये एक्सपेंसिव स्टोरेज है तो इस पे कुछ सर्वर ऐसे रखे हुए जो क्रिटिकल है। ठीक है, और इसके अंदर फिर 2 किस्म के स्टोरेज टाइप्स आ जाती हैं, वन इज़ ब्लॉक वर्चुअलाइजेशन और फाइल वर्चुअलाइजेशन। ब्लॉक वर्चुअलाइजेशन ये है कि ईच ब्लॉक कैन कंट्रोल एज एन इंडिविजुअल हार्ड ड्राइव, कि उसको एक बंदे को एक ब्लॉक दे दिया और उसकी वो हार्ड ड्राइव बन गई, सर्वर एक ही हार्ड ड्राइव बन गई। ठीक है, फाइल वर्चुअलाइजेशन के इररिस्पेक्टिव फाइल कहाँ पे स्टोर हुई है और फिजिकली फाइल का नाम क्या है और फिजिकली फाइल कहाँ स्टोर हुई है, दोनों रिस्पेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक स्टोरेज और फाइल स्टोरेज। मेन कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है वर्चुअल स्टोरेज। वर्चुअल स्टोरेज ये कि बैक एंड पे मल्टीपल वेंडर की सैन्स, स्टोरेजेस, सैन, नेस जो भी लगी हुई है, आपको फ्रंट एंड पे एक मीडिएशन लेयर मिली हुई है और उससे आपको कंसोल मिली है और आपको पता चल रहा है आपके पास टोटल स्टोरेज इतनी है, ये एक्सपेंसिव स्टोरेज है, ये लेस एक्सपेंसिव स्टोरेज है, दैट्स इट। और आप उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दो फॉर योर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो भी विंडोज़ के, लिनक्स के, अपाची के, जितने मर्जी सर्वर लगाने हैं। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन स्टोरेजेस। ठीक है, एक होस्ट बेस्ड होती है, एक स्टोरेज बेस्ड होती है और एक नेटवर्क बेस्ड होती है। ठीक है, होस्ट बेस्ड क्या कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, होस्ट है, उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर चल रहा होगा या नॉर्मली वॉल्यूम मैनेजमेंट टूल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हुआ होता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइज स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस बेस्ड, प्राइमरी स्टोरेज कंट्रोलर जो सा होता है, जिस कंपनी ने नॉर्मली वो मीडिएशन लेयर बनाई होती है उन्होंने लिखा होता है, और वो जो सा है डिवाइसेज जो कनेक्ट हुई हुई हैं उस पूल के साथ, ठीक है, उनसे कनेक्ट कर रहा होता है और मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन उसके पास पड़ी हुई होती है। नेटवर्क बेस क्या, आईएससी फाइबर चैनल टाइप की सैन कनेक्टिविटी जो आजकल नेक्सस के साथ भी एम्बेड होने शुरू हो गई है। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो सा है इसका है हार्ड कॉपी रिकॉर्ड्स। ठीक है, हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक्स की बात कर ली कि हमारे पास जो सा है डाटा पड़ा हुआ है, उसको पर्च करना है, उसको सैनिटाइज करना है, सारा कुछ करना है। अब मसला ये है जो हार्ड कॉपी में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और वो भी क्रिटिकल है। ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसे हम PII करके कॉल करते हैं, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फायर भी हो सकता है, फ्लड भी हो सकता है, ह्यूरिकेन, टोर्नेडोज, एक्सप्लोजन, स्मोक, मोल्ड। आई वाज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट मोल्ड। ठीक है,
माइक्रोबल कंटेनमेंट, जिसकी वजह से क्या आप कागज़ों को खाना शुरू कर देते, कोई बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, एक्सीडेंटल स्प्रिंकलर डिस्चार्ज हो गया, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया। तो इसके लिए जो से हैं बहुत सारी कंपनीज़ के पास डिफरेंट सोल्यूशन है। लाइक आयरन माउंटेन एक बहुत फेमस कंपनी है, ठीक है, वेरी कॉमनली रेफर्ड। तो आप सारे का सारा डाटा उनको दे देते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कहते हो यार ये इतनी फाइलें रखने का फ़ायदा कोई नहीं है, मुझे नहीं पता, अगर आप कभी भी रिकॉर्ड रूम में गए हुए हैं, मुझे बहुत मैसिव रिकॉर्ड रूम्स में जाने का मौका मिला जिसके पास 40-40 साल का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अगर आप यूके में हैं तो आप NHS में अगर आपने काम किया हुआ नेशनल हेल्थ सर्विस में, तो उनके पास इतना इतना लंबा रिकॉर्ड पड़ा हुआ 50-50 साल का, और लिटरली फाइल्स में है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अब ये इनिशिएटिव निकालना शुरू किया कि ये रॉयल इमेजिंग या IPS के डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करवा के इलेक्ट्रॉनिकली उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि इतनी सारी फाइल्स को मैं जो सा हूँ फिज़िकली रखूँ, उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली सेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारी कंपनीज सर्विसेज ऑफर करती हैं कि या वो ऑन साइट आके स्कैनिंग करती हैं या बगैर ऑन साइट आके। अगर पाकिस्तान से है तो आपको याद होगा नादरा ने जब वो पुराने इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्म पुराने सबसे पहले फॉर्म जमा किए थे तो उन लोगों को उनको स्कैन किया, तो वो स्कैनिंग सर्विसेज इसी तरह की स्कैनिंग सर्विसेज के वो डिजिटली सेव हुए हैं नादरा के पास। उसके बाद डिस्पोजल एंड रीयूज़। अगर आपको याद हो, हमने ये CISSP के किसी लेक्चर में निस्ट का 800 समथिंग डॉक्यूमेंट पढ़ा था कि जो सिक्योरिटी जो मीडिया है, अब वो सबसे बड़ा मसला है और अभी तक डिबेट है। अभी मैं उस टॉपिक में मेरे ख्याल में हमने थोड़ा सा टच किया था कि SSD जो ड्राइव्स हैं उनके ऊपर जो डाटा पड़ा होता है उससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। रेजिडुअल डाटा इज़ केयरफुली रिमूव्ड, ठीक है। डिगॉजर्स लाइक मैग्नेटिक फील्ड जो सी इतनी प्रोड्यूस कर दो कि जो डाटा चिपका हुआ है हार्ड ड्राइव के साथ वो उतर जाए, ठीक है। उसके लिए कोअर्सिटी की एक टर्म यूज़ होती है, ठीक है। यार ये एक सेकेंड, कोअर्सिटी की एक टर्म यूज़ होती है, ठीक है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर टूल्स भी आपके पास मिलते हैं, आप फिजिकल डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। फिजिकल डिस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आप मीडिया के साथ क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर सिक्योरिटी कैटेगराइजेशन लो है, यानी मेरी हार्ड ड्राइव पे जो डाटा पड़ा हुआ था वो लो था, ये निस्ट की गाइडलाइन है, ठीक है, और लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन है तो क्लियर कर दो। अगर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल के किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहा है जिसके साथ हमारा कोई NDA भी नहीं है, तो पर्ज कर दो। पर्ज का मतलब अच्छी तरह डिलीट कर दो, जीरोवाइज द हार्ड ड्राइव। अगर कोई मॉडरेट डाटा है तो मीडिया रीयूज़ करना है, रीयूज़ नहीं करना तो डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। मीडिया डिस्ट्रक्शन ये होगी, ठीक है। अगर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मगर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं निकाल रहा है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे में जा रहा है, या हमारी एक सब अम्ब्रेला कंपनी में जा रहा है, या किसी ऐसी कंपनी में जा रहा है जिसके साथ हमारा NDA टाइप की चीज़ें हैं, तो फिर उसको क्लियर कर दो, वैलिडेट करो, क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट करो और उसको दे दो उस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अदरवाइज दूसरा तरीकेकार क्या है कि लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल है तो पर्ज कर दो, ठीक है, यानी जीरोवाइज द डाटा करो, ठीक है। सिक्योरिटी कैटेगराइजेशन हाई है, रीयूज द मीडिया यस, लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल यस, डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। जो क्रिटिकल हार्ड ड्राइव हैं जिनमें क्रिटिकल डाटा पड़ा हुआ है उनको हमेशा डिस्ट्रॉय करना होता है, ठीक है। और डिस्ट्रक्शन ये नहीं कि आपने थोड़ी से तोड़ना है, डिस्ट्रक्शन ये वाली डिस्ट्रक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपके लिए रिस्टोर करना बहुत मुश्किल है। आई विश कोई PhD का स्टूडेंट ये प्रोजेक्ट करे कि जिन कंपनीज़ ने ये डाटा डिस्ट्रॉय किया उस डाटा को रिस्टोर करने की कोशिश कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। डिस्ट्रक्शन वाले, पर्चिंग वाला तो पॉसिबल है, ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो सिर्फ ये पॉइंट्स कवर किए हैं, ठीक है। रिसोर्स प्रोटेक्शन, टेंजिबल वर्सेस इंटेंजिबल एसेट, हार्डवेयर और मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है। आगे हम शुरू करेंगे इंसिडेंट मैनेजमेंट, और इससे लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल में एक शॉर्ट के अंदर या एक लेक्चर में ये हो नहीं सकता, ठीक है, मगर देखते हैं कैसा जाएगा, ठीक है। तो उर्दू IT अकेडमी क्विज इंजन CISSP के क्वेश्चंस उस पर पढ़े हैं। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।